अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसे कि बताया आपको इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो सीएनएस की मेडिसिन डिस्कस कर रहे थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हम कर चुके हैं। अब हमारे पास 2-3 ही टॉपिक्स रह गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सो आज जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है मेन सीएनएस के इन्फेक्शंस। ठीक है, इन्फेक्शंस आप लोग पैथोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन 3 मेन चीज़ें हमने पढ़नी है। नंबर 1 हम मेनिंजाइटिस की बात करेंगे, नंबर 2 इनकेफ्लाइटिस की बात करेंगे और नंबर 3 जो है वो ब्रेन एब्सेस की बात करेंगे कि जब इन्फेक्शन इतना सीवियर हो गया कि वहाँ पे पस पड़ गई है, कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो एब्सेस की शक्ल ले लेता है। नाउ मेनिंजाइटिस और इनकेफ्लाइटिस क्या होता है? वैसे तो इस चीज़ को बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने, फिर एक थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। आपको पता है कि हमारा ये जो अंदर ब्रेन है या सारा स्पाइनल कॉर्ड है, अल्लाह ताला ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर क्या दी हुई हैं? 3 लेयर्स दी हुई हैं, 3 कवरिंग्स दी हुई हैं। ठीक है, उन 3 कवरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? लेप्टोमेनिंजेस या मेनिंजेस कहते हैं। और वो 3 लेयर्स कौन सी होती हैं? हमारे पास 3 लेयर होती हैं, ड्यूरा और पाया और एराकिनॉइड। ठीक है, सो मेरा ख्याल है अंदर सबसे पाया होती है, फिर एराकिनॉइड होती है, फिर ड्यूरा होती है। ठीक है, यूं करके होती हैं। अब ये जो मेनिंजियल कवरिंग्स हैं, इनके अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। सो जब कवरिंग का इन्फेक्शन होगा तो दैट इज़ नोन एज मेनिंजाइटिस, और जब ब्रेन पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन होगा तो उसको फिर क्या कहते हैं? इनकेफेलाइटिस कहते हैं। सो ये 2 इन्फेक्शन हमने पढ़ने हैं। अगर तो कवरिंग का इन्फेक्शन है तो उसको क्या कहा जाता है? मेनिंजाइटिस कहा जाता है। और अगर ब्रेन पैरेन्काइमल इन्फेक्शन है तो उसको क्या कहा जाता है? इनकेफ्लाइटिस कहा जाता है। वैसे तो मेनिंजाइटिस जो है वो डिफरेंट तरह का हो सकता है, बैक्टीरियल भी होता है, ये वायरल भी होता है, ट्यूबरकुलर भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन बैक्टीरियल होता है। और इनकेफ्लाइटिस की भी डिफरेंट एटियोलॉजीज हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इनकेफ्लाइटिस की बात करेंगे तो वो वायरल इन नेचर होता है। अब हम लोग इन इन्फेक्शंस को स्टार्ट करते हैं, और जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो ज़्यादा कॉमनली हमारे पास पाया जाता है मेनिंजाइटिस, उसकी बात कर लेते हैं कि सो मेनिंजाइटिस है क्या। सो मेनिंजाइटिस के बारे में मैंने आपको बताया, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन और मेनिंजिस का मतलब है कवरिंग। सो ब्रेन की कवरिंग जो कि क्या कहलाती हैं? लेप्टोमेनिंजिस। सो ब्रेन की जो कवरिंग हैं यानी लेप्टोमेनिंजिस हैं, उनका जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। इसको हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। और मोस्टली मैंने आपको ये कहा कि ये बैक्टीरियल इन नेचर होता है। सो जो बैक्टीरियल इन नेचर होता है उसको हम लोग कहते हैं पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है भी पायोजेनिक ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी टियोलॉजिकली कौन से ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा कॉमनली मेनिंजाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसका एमसीक्यू भी अक्सर आ जाता है। सो ये भी आपने थोड़ा सा याद रखना है। अगर तो ये पूछा जाए कि ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन है वो कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेनिंजाइटिस, अगर ग्रुप को स्पेसिफाई कर दें कि न्यूनेट्स में कौन कॉमन है, एडल्ट्स में कौन कॉमन है, एल्डरली में कौन कॉमन है, तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर एटियोलॉजी आपसे पूछी जाए कि ओवरऑल क्या कॉमन है, समटाइम पूछा जाता है न्यूनेट में बहुत कॉमन क्या है, एडल्ट्स में क्या है और एल्डरली में क्या है। तो ओवरऑल और एल्डरली में ज़्यादातर इसी का एमसीक्यू आता है। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास स्ट्रेप नमूनी जो है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ये ओवरऑल भी मोस्ट कॉमन है और एल्डरली के अंदर भी मोस्ट कॉमनली यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेनिंजाइटिस। न्यूनेट का अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, आपने पीज में भी पढ़ा होगा। न्यूनेट्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेनिंजाइटिस, नंबर 1 ई कोलाई होता है, और नंबर 2 जो है वो ग्रुप बी बीटा हिमोलिटिक ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जो है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई GBS भी हम याद करते थे। सो ये रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम अडल्ट के अंदर बात करेंगे तो अडल्ट के अंदर जो मोस्ट कॉमन है वो है निस्टीरिया मोनोसाइटोजिस। सो ये बेटे आप लोगों ने याद रखना है कि ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन है दैट इज स्ट्रेप नमूनी, न्यूनेट में जो है वो ई कोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है, और अडल्ट के अंदर निस्टीरिया मेनिंजाइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन है। सेकेंडली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है स्ट्रेप नमूनी भी। सो ये एक आसान सी बात है कि इसकी एटियोलॉजी क्या है। अब एटियोलॉजी के बाद मैंने छोटे बच्चों की तरह आपको वाइट बोर्ड पे ज़रा पढ़ाना शुरू कर दिया है। सो एटियोलॉजी के बाद अगर हम क्लिनिकल फीचर, लेकिन आपको पसंद आए तो हम मुझे बता सकते हैं, हम दोबारा रजिस्टर पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। सो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, ये चीज़ भी आपने पैथो में पढ़ी दी है कि जब भी एक बंदे को साथ में एक तो हेडेक होता है, ठीक है, सर का दर्द होता है क्योंकि जाहिर है मेनिंजियल कवरिंग्स इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात ये है कि इन्फेक्शन है तो बड़ा हाई ग्रेड फीवर भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर होता है वो होती है नेक स्टिफनेस। ठीक है, सो नेक स्टिफनेस यानी उसकी गर्दन जो है वो अकड़ी हुई होती है क्योंकि मेनिंजेस जो है वो इरिटेट हैं। सो पीछे से नेक जो है वो अकड़ी हुई होती है, उसके साथ बुखार होता है, सर का शदीद दर्द होता है, और साथ में नोज़िया, वॉमिटिंग और फोटोफोबिया भी होता है। ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स आप जहाँ पे भी देखें, हेडेक, नेक स्टिफनेस, हाई ग्रेड फीवर, तो आपके माइंड में फ़ौरन जो है
मेनिंजाइटिस आना चाहिए है, ठीक है। और उसके अलावा लेटर ऑन केसेस में कॉन्शियसनेस जो है वो भी ऑल्टर हो सकती है, और कॉन्शियसनेस ऑल्टर होने के साथ साथ पेशेंट को सीजर्स भी पड़ सकते हैं, ठीक है। तो जब हम सीजर्स पढ़े थे तो एक रीज़न जो सीजर या झटके लगने की होती है वो इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। नाउ इम्पॉर्टेंट आती हैं, ये तो सिम्टम्स हैं, इंपॉर्टेंट आते हैं 3 साइंस जो हम देखते हैं क्लिनिकली और हम उसको डायग्नोज करते हैं एज अ केस ऑफ मेनिंजाइटिस। और इवन बिफोर ब्लड कल्चर और बिफोर लंबर पंक्चर हम उसकी एंटीबायोटिक स्टार्ट करा देते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट साइंस क्या होते हैं? एक तो हमारे पास होती है नक्कल रिजिडिटी। नक्कल रिजिडिटी यही है कि उसकी ये जो गर्दन है यहाँ से पीछे जो है ये बहुत ज़्यादा जगह स्टिफ हुई होती है, थिक होती है, और वो गर्दन जो है वो अपनी मूव नहीं कर पाता। सो नक्कल रिजिडिटी होती है। और 2 क्लिनिकल साइंस किए जाते हैं। ये साइंस आपको पता होनी चाहिए, आपसे सम टाइम ऑस्की में परफॉर्म कराए जाते हैं। एक हमारे पास होता है ब्रुज़िन्की साइन और नंबर 2 हमारे पास होता है कर्निक साइन, ठीक है। आसान से है, मैं बता देती हूँ किस तरह से परफॉर्म होते हैं, समझ आ जाती है तो गुड, नहीं तो फिर आपने साथ में कोई वीडियो ज़रूर देखनी है। सो कुछ लोग ब्रुज़िन्की और बिबिन्स्की को कंफ्यूज करते हैं, उसमें भी कंफ्यूज आपने नहीं होना। अब ब्रुज़िन्की साइंस हम किस तरह से करते हैं, मुझे कोई डायग्राम आपको पता है इतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज हम ड्रॉ करते हैं कि ये एक पेशेंट है, ठीक है। ये एक पेशेंट है, वो सीधा लेटा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी नेक को ना अपने हाथ से सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करने के बाद नेक को आगे की तरफ जैसे एक बंदे को लटाएं, और उसकी नेक को आप ऊपर से ऐसे फ्लेक्स करें ताकि उसकी जो चिन है वो आगे उसकी चेस्ट के साथ टच करे, ठीक है। बात समझ आ रही है कि हम उसकी नेक को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं और फिर नेक को क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं। तो जब हम नेक को फ्लेक्स करते हैं तो साथ में हम देखते हैं कि ये जो नी है ना ये भी फ्लेक्स हो जाती है, तो हम कहते हैं ब्रुज़िन्की साइन पॉजिटिव है। सो ये एक सिंपल सी बात है कि आपकी नेक फ्लेक्शन जब आप कर रहे हो और साथ में नी फ्लेक्शन होना शुरू हो गई है, और बच्चा वो एक फीटल पोजीशन में जैसे माँ के पेट में होता है कि उसकी नेक भी फ्लेक्स होती है और उसकी टांगें सी भी ऐसे करके फ्लेक्स होती हैं। सो फीटल पोजीशन में जब चला जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ब्रुज़िन्की साइंस पॉजिटिव है। इसकी आपकी बुक में जो तस्वीर बनी हुई है वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नंबर 2 बेटे हमारे पास कर्निक साइन होता है। कर्निक साइन भी इंपॉर्टेंट, आसान सा ही है। कर्निक साइन में हम क्या करते हैं कि हम उसकी ये जो नी है और ये जो थाई है, हिप जॉइंट है, इन दोनों को फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। पहले हम जो है वो हिप के लेवल पे फ्लेक्शन करते हैं, फिर नी के लेवल पे फ्लेक्शन करते हैं, यानी कि हम यूं कर देते हैं ना उसको, मतलब नी भी फ्लेक्स होती है और हिप जो है हिप जॉइंट भी फ्लेक्स है और नी भी फ्लेक्स है। अब फिर हम इस नी को क्या करना शुरू करते हैं, एक्सटेंड करते हैं अपने हाथ से, जैसे इसको ऊपर की तरफ करना शुरू करते हैं ताकि हम नी जॉइंट को एक्सटेंड करें। तो हैमस्ट्रिंग मसल में उसको पेन होता है और साथ में दूसरी टांग जो है वो भी फ्लेक्स हो सकती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन हैमस्ट्रिंग मसल्स के लेवल पे उसको पेन स्टार्ट होती है। इसको बेसिकली क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्निक साइन। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, ये जो बुक में आसान सी एक डायग्राम बनी हुई है, और नहीं समझ आती तो फिर आपने कोई वीडियो देखनी है। तो ये बेटे हमारे पास जो है वो ब्रुज़िन्कीज़ हो रहा है कि उसकी जब नेक फ्लेक्स करता है तो ये नी ऑटोमेटिकली फ्लेक्स होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ ब्रुज़िन्की साइन। और ये कर्निक साइन है कि पहले हिप को फ्लेक्स किया था और नी को फ्लेक्स किया था, अब नी को जब एक्सटेंड करने लगा है, इसको एक्सटेंशन के दौरान हैमस्ट्रिंग मसल में पेन होता है और साथ में दूसरी जो टांग है वो भी फ्लेक्स हो सकती है। वो मे भी फ्लेक्स हो ना हो, लेकिन हैमस्ट्रिंग मसल में नी की एक्सटेंशन से अगर पेन अराइज होता है तो इसको हम कहते हैं कि कर्निक साइन जो है वो पॉजिटिव है। सो आई होप कि यहाँ तक मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया है। ये मेनिंजाइटिस के इंपॉर्टेंट से साइंस और सिम्टम्स हैं। सो सिम्टम्स क्या थे कि उसको जो है वो हेडेक होता है, नेक स्टिफनेस होती है, ठीक है, और उसके बाद नोजिया वॉमिटिंग है, बहुत गंद मचा दिया हुआ है, लेकिन नोजिया वॉमिटिंग होता है, फोटोफोबिया होती है, कॉन्शियसनेस ऑल्टर होती है, सीजर्स होते हैं। और साइंस में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि नक्कल रिजिडिटी है, ब्रुज़िन्की साइन पॉजिटिव आता है, और इसी तरह कर्निक साइन जो है वो भी पॉजिटिव आता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा सम अदर जो है फीचर्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अदर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट के कौन सी मजीद नर्व्स इन्वॉल्व हैं उनकी वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को हेमीपैरेसिस हो सकता है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स जो है ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकते हैं, क्रेनियल नर्व्स पल्सेस जो हैं वो भी हो सकती हैं, डिपेंड करेगा कौन सी पॉलिसी है, फिर उस तरह का फीचर आएगा। फंडोस्कोपी के ऊपर हम देखेंगे तो ऑप्टिक नर्व के इर्द गिर्द एडीमा यानी पेपिलिडीमा मिल सकता है। और उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है रैश। सो रैश आपने याद रखना है कि कब आता है, जब पेशेंट को मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होगा तो उसमें 70% केसेस में रैश आता है, और जब रैश आता है तो हमने फिर उस टाइम ट्रीटमेंट में बेंजाइल पेनिसिलिन भी ऐड करनी होती है। सो ये बहुत आसान सा या एक बेसिक सा आइडिया जो है वो आपको दिया रिगार्डिंग मेनिंजाइटिस। सो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया कि मेनिंजाइटिस जो है वो मेनिंजिस की कवरिंग के इन्फेक्शन को कहते हैं। ये इसके टियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इसकी हम यहाँ पे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस डिस्कस कर रहे हैं, पायोजेनिक, क्योंकि ज़्यादा कॉमन यही है। तो ओवरऑल मोस्ट कॉमन बैक्टीरियाज ये हैं, ठीक है। ये उसके साइंस हैं, ये उसके सिम्टम्स हैं, और ये एसोसिएटेड नर्व्स की वजह से
मज़ीद फ़ीचर्स हो सकते हैं। अब हमने लास्ट बात जो डिस्कस करनी है वो ये है कि हम इसको डायग्नोस किस तरह से करते हैं और आफ्टर डायग्नोसिस हमने इसको ट्रीट किस तरह से करना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो डायग्नोसिस के लिए हमने क्या करना है बेटे, लेबॉर्ट्रिकल फाइंडिंग्स हैं, यानी एक पेशेंट हमारे पास आ रहा है क्लिनिकली, उसके जो फीचर्स हैं वो यही हैं कि हेडेक है, नेक स्टिफनेस है, ठीक है, फोटोफोबिया है, नोज़िया, वॉमिटिंग है, कहीं ना कहीं हम पहुंच गए हैं कि ये मेनिंजाइटिस हो सकता है। फीवर अगर बहुत हाई ग्रेड है तो ये पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होता है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस जो टीबी एसोसिएटेड मेनिंजाइटिस है उसमें लो ग्रेड फीवर होता है, ठीक है। यहाँ पे बेटे हमने दूसरी चीज़ ये है कि साइंस देख लिए कि नकल रिजिडिटी भी है, ब्रुजिनकी भी पॉजिटिव है, कर्निक साइन भी पॉजिटिव है और साथ में कुछ विजुअल फील्ड इफेक्ट और एसोसिएटेड नर्व पल्सेस के फीचर्स भी मिल रहे हैं, जो मिल भी सकते हैं, ना ही भी मिलेंगे तो इट्स फाइन। अब हमारी बारी है कि हमने इसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है। सो इन्वेस्टिगेशन के लिए नंबर 1 तो हम मोस्ट एक्यूरेट जो पाया जाता है, मोस्ट एक्यूरेट तो हर CSF फाइंडिंग है, लेकिन जो मोस्ट इनिशियली किया जाता है वो ब्लड कल्चर होता है। और ब्लड कल्चर के बाद जो मोस्ट एक्यूरेट है वो है हमारे पास CSF फाइंडिंग्स। और CSF फाइंडिंग्स हमें कैसे पता चलती हैं, हम लंबर पंक्चर करते हैं, ठीक है। सो ब्लड कल्चर का रिजल्ट आने से पहले ही हम पेशेंट को एंटीबायोटिक स्टार्ट करा देते हैं और फिर डिपेंडिंग अपॉन कल्चर उसको चेंज किया जा सकता है। अब ये जो लंबर पंक्चर है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और लंबर पंक्चर क्यों किया जाता है, ताकि हमें रीज़न पता चल सके कि ये वायरल मेनिंजाइटिस है या ये ट्यूबरकुलर है या ये बैक्टीरियल है, ठीक है। और लंबर पंक्चर करने का एक प्री रेक्विजिट ये है कि कुछ केसेस में लंबर पंक्चर से पहले हमें CT स्कैन करना पड़ता है। हर केस में नहीं, कुछ केसेस में, उन केसेस में हम करते हैं जिनमें हमें शक हो सकता है कि कोई ब्रेन स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो सकती है। और वो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन अगर है और हमने उस टाइम ड्रेनेज किया और CSF वहाँ से रिमूव किया तो हर्निएशन हो सकती है। और ये इस केस में फिर हम CT स्कैन करते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि कब आपने CT स्कैन करना होता है, जब पेशेंट को कुछ फोकल न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, सीजर्स हैं, पेपिलिडीमा है, या फिर हमें कुछ देखा कि ड्यूरिंग न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ ऐसे फीचर्स मिले हैं, तो फिर हम CT कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं जो मेनिंजाइटिस के केस में की जाती हैं। ये दोनों तो लाजमी हैं। अगर इनिशियल पूछी जाएगी तो वो ब्लड कल्चर है, और अगर एक्यूरेट पूछी जाएगी तो वो लंबर पंक्चर है। और लंबर पंक्चर से पहले अगर आपको शक है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप CT कर सकते हो, वरना नॉर्मली नहीं किया जाता है। नाउ लास्ट थिंग आती है कि हमने इसको ट्रीट किस तरह से करना है। तो क्योंकि बेटे हमारे पास ये क्या है, इन्फेक्शन है ना, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हम एंटीबायोटिक्स ही इसका मेन ट्रीटमेंट है। इनिशियली हमने 3 ड्रग्स जो हैं वो इकट्ठी देनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है 3rd जनरेशन सेफ्ट्रेक्सोन IV हम दे रहे होंगे। साथ में हमने क्या भी देना होगा, रेजिस्टेंट स्पीशी को ओवरकम करने के लिए वैंकोमाइसिन, और साथ में स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड बच्चों और अडल्ट्स में बिफोर एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। इनका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि अगर H इन्फ्लुएंजा का मेनिंजाइटिस हुआ तो वो डेफनेस कॉज करता है, और स्टेरॉइड डेफनेस को प्रिवेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इनिशियली आपने IV ट्रीटमेंट देना है। IV में भी 1 या 2 ग्राम IV हर 12 घंटों बाद सेफ्ट्रेक्सोन देते हैं। वैंकोमाइसिन 15 to 20 mg दिया जा रहा होता है IV हर 12 घंटों बाद। और स्टेरॉइड में भी डेक्सा देते हैं, और डेक्सा का आपको इंपॉर्टेंस बता दी है। लेकिन